बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया है श्रीलंका को और 3-0 से ये जो सीरीज़ थी ये अपने नाम कर ली है। तो उसे वाइट वॉश कहें तो गलत ना होगा। सो पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में भी शिकस्त देकर सीरीज़ वाइट वॉश कर दी। शाहीनों ने आखिरी मैच 6 विकेटों से जीता और पहले हमने जी टॉस जीती, दावत दी, बैटिंग की और उन्होंने 212 रन बनाए 46वें ओवर तक। और उसके बाद जी फिर हमारी बारी आती है और फिर पाकिस्तानी बैटर्स ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। बिल्कुल जी, तो ज़रा आपको दिखाते हैं हमारी बैटिंग और साथ साथ उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं। पहले आपको बैटिंग दिखाते हैं। बाबर आजम 34 और फ़खर जमान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। तो ये तमाम तर मैच कल वैसे मैच काफ़ी मतलब ना पुरमुसरत कह सकते हैं, पुरमुसरत भाई, ज़बरदस्त। और ज़रा हम फ़खर की बात कर लेते हैं क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। कल फ़खर ने जनाब 55 रन बनाए, हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान गो के उनके स्ट्राइक रेट पे आई थिंक फिर आज दोबारा बात होगी, लेकिन उन्होंने जी 61 रन बनाए। तो ये नुमाया रही है बैटर्स हमारे। हुसैन तलत ने जी 43 रन की इनिंग्स खेली और साथ ही अब आपको विकेटें दिखाते हैं क्योंकि वसीम जूनियर ने 3 विकेटें ली हैं और फैसल अकरम और जनाब हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली हैं। शाहीन ने 1 विकेट ली। जरा विकेटें देखते हैं श्रीलंका की विकेटें कैसे गिरती रहीं। अच्छा, बाबर के फैंस को तो बताने की ज़रूरत नहीं है बट बाबर ने 34 रन बनाए। जो जानना चाहते हैं बाबर के बारे में उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ जी, वसीम जूनियर कल बहुत अच्छी फॉर्म में थे, कल उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। लेकिन आपको ज़रा ये भी बता दें कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपकी कारकर्दगी फिर ज़ीरो होती है तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। और फिर इस ऐसे मौके पर कहा जाता है कि घर के शेर घर में ही ढेर हो गए। जनाब जनूबी अफ्रीका ने भारत को भारत में ही 15 साल बाद टेस्ट मैच में धूल चटा दी। 5 रोज़ा मैच था, तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। कोलकाता हमने देखा कि टेस्ट जीतने के लिए भारत को 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन भारतीय सूरमा अपनी तैयार करदा स्पिन विकेट के जाल में खुद ही फंस गए और सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गए। अच्छा, 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। अब आप इससे अंदाजा लगाएं। और जनूबी अफ्रीका ने 30 रन से मैच जीतकर सीरीज में उन्होंने बढ़तरी हासिल कर ली। तो देखते हैं कैसे विकेटें गिरी इनकी। फॉरगेट जनाब जो कप्तान हैं यानी कि साउथ अफ्रीका और बवामा ने उन्होंने शानदार इनिंग्स, यादगार इनिंग्स खेली। 55 रन बनाकर नॉट आउट है। जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनसे जुड़ा एक वाकया जी इस मैच में हुआ और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भारत का गुरूर भी कहते हैं ना खाक में मिलाया। हुआ क्या था, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के पहले दिन जनूबी अफ्रीका के जो कप्तान है, उनका नाम बड़ा मुश्किल से टिम्बा बोवामा जी, उनके खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की, बॉडी शेमिंग की, उनकी हाइट के हवाले से उन्होंने जो है तबसरे किए। और यहाँ भी हम देखते हैं कि भारत की जानिब से स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसकी संगीन खिलाफवर्जी की। हमसे हाथ पात नहीं मिलाए, लेकिन एक्चुअली उनके अल्फाज क्या हैं, क्या बोल रहे थे, जरा देख लेते हैं। तो ये स्टंप माइक ने रिकॉर्ड कर ली ये तमाम तर गुफ्तगू। रेसिस्ट कमेंट दिया और हाइट के बारे में कमेंट किया। अच्छा, अब ये तो हो गया फर्स्ट डे। उसके बाद फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो है वो जहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग करता है, प्रोपेगेंडा करता है, वहाँ पर कोई लॉजिकल बात भी कभी कभी कर ही देता है। अब इंडियन मीडिया क्या कहता है कि जिसे शॉर्ट हाइटेड या बोना कह रहे थे उसी ने भारतीय टीम को गाड़ कर रख दिया। ये तबसरा चल रहा था इस पैनल के अंदर, ये प्रोग्राम है इनका स्पोर्ट्स रिलेटेड। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त पर मीडिया भारतीय टीम को आड़े हाथों लेने लगा और हेड कोच गौतम गंभीर को भी खूब आड़े हाथों लिया। सुनवाते हैं आपको। क्या बात है। हाँ जी, चलें जी। अब कहते हैं ना कुछ तो करना पड़ता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल। अच्छा जरा आप बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा हम जो हमने श्रीलंका को वाइट वॉश किया उस पर बात कर लेते हैं। सीरीज़ के तीनों मैचेस अपने नाम किए, परफॉर्मेंस वाइज आप क्या कहेंगे? हालांकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो अभी भी होगी बट ओवरऑल जो तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने खेला है बहुत अच्छी कारकर्दगी रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बॉलिंग ने तीनों मैचों में ज़बरदस्त पाकिस्तान ने बॉलिंग की और मैन ऑफ द सीरीज़ हारिस रऊफ रहे। हमेशा विकेटें लेते हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद लोग करते हैं कि वो बहुत रन्स देते हैं। बॉलर जो विकेट टेकिंग होता है वो थोड़े रन्स देता है, लेकिन उसकी जो विकेटें हैं वो टीम के काम आती हैं। और दूसरे मैच में हमने देखा बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई, 807 दिन के बाद सेंचुरी बनाई। लेकिन छोटा सा टारगेट था, उसको हमने बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, 44.4 ओवर में किए
बड़ी टीम हमें अगर बनना है, अब हम बड़ी टीम बनने की तरफ जा रहे हैं। शाहीन ने अच्छी कप्तानी की थ्रू आउट द सीरीज। एक मैच में वो नहीं खेले, उसके बावजूद उनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही। अब हम नंबर 4 रैंकिंग पे आ गए हैं और ये नंबर 4 की रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमें टॉप 3 में आना है। उस टॉप 3 में आने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डॉट बॉल्स की हो गई, कैचेस ड्रॉप करने की हो गई, थोड़ी सी बॉलिंग में जो कमी है वो पूरी करनी है ताकि हम टॉप 3 में आए। जब हम टॉप 3 में होते हैं, हर फॉर्मेट में टॉप 3 में आना ज़रूरी है ताकि टीमें फिर हमें वैल्यू करें, हमें स्पॉन्सर्स वैल्यू करें, हमें आईसीसी वैल्यू करे कि नहीं ये तो नंबर 2 टीम है या नंबर 1 टीम है, इसको हमें अपने साथ लेके चलाना है। तो ओवरऑल सीरीज अच्छी रही। ये चौथी दफ़ा है पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में हराया। वो हमसे 2014 में आखिरी दफ़ा सीरीज हारे थे। तो कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे की सीरीज के लिए। अब ट्राई सीरीज शुरू हो रही है और फिर वर्ल्ड कप होगा T20 का, तो उसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिल्कुल शाहिद भाई, हमें जो आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन के साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब ने, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्कुल इनिशिएट करते हैं, आपसे भी आपके कमेंट्स लेते हैं। रिजवान ने 250 स्कोर की, सलमान आगा ने 1 सेंचुरी बनाई, फ़खर ने भी हमें देखा कि 2 सेंचुरियाँ स्कोर की। टॉप ऑर्डर में हमने देखा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, वो भी समवॉट कामयाबी नज़र आया। ये टीम एफर्ट किस तरह देखते हैं आप? जी अब्दुल रऊफ साहब। आई थिंक देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी शाहिद भाई ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि हमें इस जो ये पोजीशन है हमें इसको बरकरार रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम फर्स्ट 2 या 3 पोजीशन में नहीं आएंगे तो हमारी जो रेटिंग है वो इतनी ज़्यादा कंसीडर भी नहीं होगी, हमारे स्पॉन्सरशिप डील्स भी हमें नहीं मिलेंगी, और जो बाकी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उस तरह नाम बन नहीं सकता जिस तरह बाकी बोर्ड्स का है। तो इसमें जिस तरह बाकी टीमें चेंजिंग वगैरह कर रही हैं, नए लड़कों को चांसेस दे रहे हैं, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे लड़के हमारे डोमेस्टिक के उनको ट्राई आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बायलैटरल सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ को अब मैंने देखा काफ़ी अरसे से जो बड़ी टीमें हैं वो इतना ज़्यादा इनको सीरियस लेते नहीं है। वो अपनी जो सेकंड या थर्ड स्ट्रेंथ होती है वो इसमें भेजते हैं और उनको ट्राई आउट करते हैं। फिर होता क्या कि जब वो यही टीमें जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आईसीसी के बड़े इवेंट्स में जाती हैं तो वहाँ पर वो ट्राई या टेस्टेड हो चुकी होती है बायलैटरल सीरीज में उनके प्लेयर्स, और वहाँ पे फिर वो चुने हुए जो अच्छे उनके टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उनको वो लेकर जाते हैं, तो फिर वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारा साल एक ही बंच ऑफ प्लेयर्स है उनके साथ ही हम जा रहे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज है किसी वीक टीम के खिलाफ, 11 नंबर की टीम के खिलाफ है, 10वें नंबर की टीम के खिलाफ है, या टॉप टीम के खिलाफ है। तो हम एक ही स्ट्रेंथ के साथ पूरा साल खेल रहे होते हैं और उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपने देखा होगा जो एशिया कप में हुआ है, जो उससे पहले अमेरिका में खेलेगा वर्ल्ड कप में हुआ है, जो इंडिया में खेलेगा वर्ल्ड कप में हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है, तो फिर ये रिजल्ट हमें भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें एक और मैं आपको पॉइंट दूं कि अभी आपने इशारा किया साउथ अफ्रीकन सीरीज का इंडिया के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका की एक जो वनडे टीम थी वो पाकिस्तान में खेल रही थी और दूसरी टीम एट द सेम टाइम वो इंडिया में 4-डे मैच खेल रही थी इंडिया की टॉप टियर टीम के खिलाफ, और उन्होंने 417 रन 4th इनिंग में चेज किए इंडिया के खिलाफ, और एक और टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी एट द सेम टाइम खेल रही थी हरारे में। तो ये होती है प्रिपरेशन, हमें भी थोड़ा सा अपना माइंड खोलकर इस तरफ जाना होगा। अच्छा शाहिद साहब, आपसे सवाल जो पॉइंट यहाँ पे रेस किए रऊफ ने, आप अग्री करते हैं इससे? दूसरा ये कि हम अगर अपनी बैटिंग की बात करते हैं तो बड़े मसाइल हैं ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर तक, लेकिन अब जैसे कि मिडिल ऑर्डर में भी बैटर्स ने परफॉर्म किया, फिर सलमान आगा जब कैप्टन बने तो बड़ी उस हवाले से T20 में उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, अब शाहीन का इंडक्शन हुआ, लेकिन क्या ये फ़र्क है कि जो टीम साउथ अफ्रीका खेल रही थी वो प्लेयर्स नहीं थे, उसका भी एक इफेक्ट था, फिर वो एक आपको कहते हैं ना एक एज मिला उनसे जीतने के बाद? ओवरऑल आप समझते हैं इंप्रूवमेंट की है स्टिल गुंजाइश, गो कि हम ये सीरीज जीते हैं, गो कि हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, और जैसे अभी रऊफ कह रहे हैं ना कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, आपने अपने मुतबादिल प्लेयर लेके आने हैं। अब हुसैन तलत आ गए, आपके पास शादाब अब फिट होके आ गए हैं, वो भी वाइट बॉल में अपनी जगह बनाएंगे, T20 में जगह बनाएंगे, वनडे में जगह बनाएंगे, बड़े क्वालिटी क्रिकेटर हैं शादाब खान, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जिसके लिए शादाब खान की शादाबी हम जानते हैं। तो इसी तरह अब जब आपके पास फास्ट बॉलिंग में आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बन रही है, ये वसीम जूनियर आया इंजरी के बाद, उसने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा किया था, वो मुसलसल बेंच पे बैठा हुआ था, लेकिन इसने आके इस वनडे सीरीज में ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आपके पास शाहनवाज धानी है, आपके पास नसीम शाह है, आपके पास मोहम्मद हसनैन है। हसनैन की भी कारकर्दगी बहुत ख़राब चल रही थी, वो अभी डोमेस्टिक
क्रिकेट खेलने गए और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। अभी कल पाकिस्तान ने दोहा में भारत को शिकस्त दी है राइजिंग स्टार एशिया कप में। उसमें शाहिद अजीज बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें उबैद शाह बहुत अच्छा बॉलर है। तो जब तक हम अच्छे क्रिकेटर लेके नहीं आएंगे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, पूरी दुनिया कहेगी कि नहीं हमें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखना है, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं। और हमने कल जो इंडिया को हराया, उनकी पावरफुल बैटिंग थी, वैभव सूर्यवंशी, उनको हमने कंट्रोल किया हमारे फास्ट बॉलर ने। तो हमारी पूरी दुनिया में हमारी फास्ट बॉलिंग की एक धाक बैठी हुई थी, पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी सी खराब हुई थी, अब दोबारा वापस आएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे। कल एक बड़ी अच्छी खबर आई कि अभी तक उसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 का इंचार्ज बना रहे हैं। वो एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर, बड़ा ईमानदार क्रिकेटर है, जिसको क्रिकेट की नॉलेज भी है, समझ बूझ भी है, और वो दिल रखता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। वो अगर आएगा तो यकीनन ये सारी चीज़ें और ऊपर आएंगी, और अच्छे लोग जिनकी नॉलेज है। जैसे अब मैं रऊफ़ के मुंह पे नहीं कह रहा, रऊफ़ टेक्निकली इतना अच्छा है, इन जैसे प्लेयरों को, इन जैसे लोगों को आगे क्रिकेट में लेके आना चाहिए, ताकि हमारी क्रिकेट अच्छी हो, पूरी दुनिया ये कहे कि नहीं यार हमें तो पाकिस्तान की टीम को देखना है। रऊफ भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा बॉलिंग पे आपका कमेंट चाहूँगा। बॉलिंग में हमने देखा कि हारिस रऊफ ने 9 शिकार किए। अच्छा, शाहीन ने फिर 2 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल की, इब्रार को सिर्फ 1 मैच खिलाया गया, जिसमें फिर खैर इब्रार ने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। ओवरऑल बॉलिंग से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, बॉलिंग में भी इशू वही आएगा, क्योंकि बॉलिंग बेसिकली डिपेंड करती है आपके जो बॉलिंग के बायोमैकेनिक्स हैं उनके ऊपर। जब ये आपके पास जब स्पीड है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो इस तरह की जो वीक टीमें आपके खिलाफ आती हैं, आप उनके खिलाफ परफॉर्म कर देते हैं, मगर उसको कैरी ऑन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो बॉलिंग में मोमेंटम डेवलप नहीं होता। मोमेंटम उस वक्त क्रिएट होगा या डेवलप होगा जब आपके बायोमैकेनिक्स एक डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। आपका जो जितनी भी मूवमेंट है एक डायरेक्शन में होगी, और जो फोर्सेज हैं वो उन पे प्रॉपरली उनको बैक कर रही होंगी। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बायोमैकेनिकली फॉल्ट्स हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो एक जो पार्ट होता है उसमें अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो सेकंड इंटरवल होता है उसमें बिल्कुल वो उनकी वो बॉडी जो है उनका साथ नहीं दे रही होती। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी लाट आपके पास, जिस तरह शाहिद भाई ने जिक्र किया है, मोहम्मद हसनैन था, आउटस्टैंडिंग 150 तक बॉलिंग करता था, वो डिस्कार्ड हो चुका टीम से। ज़मान खान आया था, आउटस्टैंडिंग बॉलर था, वो भी अभी आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जो मोहम्मद वसीम जूनियर है, इस पर काफ़ी अरसे से आपने इन्वेस्ट किया था, मगर आप उसको एक मैच में चांस नहीं दे रहे थे। पिछले 3-4 साल से उसको बेंच पे बिठाया हुआ था, वो रस्टी हो रहा था। इसी तरह आपने जो एक मूसा खान आया था, वो भी कहीं गायब हो गया। अभी शायद अजीज़ एक नया लड़का आया, वो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो बॉलर उस वक्त डेवलप होंगे जब आप उनको रेगुलर बेसिस पे चांसेस देंगे। जैसे जब आप कोई अच्छा लड़का परफॉर्म करता है डोमेस्टिक पे, आप उसको साथ रखते हैं, मगर आप उसको बेंच पे बिठा के रखते हैं। जिस तरह अभी हसीबुल्लाह के साथ हुआ, तो आप 5 साल से आपने उसको बेंच पे बिठा के रखा हुआ, आपने सडनली उसको टीम मैच में डाला तो उससे परफॉर्म नहीं हुआ, आप फिर उसको निकाल देंगे, फिर 2 साल बाद उसको लाएंगे। तो इस तरह डेवलपमेंट नहीं होगी, ना फास्ट बॉलर की होगी, ना बैट्समैन की होगी। तो जो बॉलर्स पर सबसे पहले तो इन बॉलर्स को फर्स्ट क्लास में भेजना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जाकर ही आप रिदम हासिल कर सकते हैं, आप मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं। जिम में आप मोमेंटम भी नहीं बिल्ड कर सकते, आप एक्यूरेसी भी नहीं ला सकते, और ये जो शॉर्ट फॉर्मेट के मैचेस होते हैं इसमें भी आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। आपको जो जेन्युइन फॉर्मेट है इसका 4 डे मैचेस हैं, उसमें जाकर 5 या 8 मैचेस एक सीजन में खेलना पड़ेंगे, तब आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट का बार उठाने के लिए, और फिर आप आईसीसी इवेंट्स में अपना जो है इनपुट डाल सकेंगे और पाकिस्तान कोई मैचेस जीत सकेगा। अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो फिर मुझे अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ हो या शाहीन अफरीदी हो, जब भी कोई अच्छी टीम आएगी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई भी बड़ा इवेंट आएगा, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नजर आएंगे। ये बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, और यकीनन हम खिलाड़ियों पे बहुत फोकस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो रही होती है, किस खिलाड़ी को इन करना है, किसको आउट करना है, ये बड़ा मैटर करता है। शाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगी, ज़रा भारत की बात कर लेते हैं। भारत कहते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, चले मैच की वजह से, क्रिकेट की वजह से ख़बरों में इन रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट की हम यहाँ पे बात करें तो समझ आती है। मैं इस पे भी आऊँगी कि किस तरीके से, पहले तो चलें इस पे जवाब दे दें कि भारत को जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हराया 30 रन से, तो इस टेस्ट मैच का तज्जिया क्या करेंगे, हुआ क्या भारत के साथ?
देखिए भारत अच्छी खासी टीम बना ली है उन्होंने, तीनों फॉर्मेट की उनकी बेहतरीन टीम है, लेकिन जब वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं कि नहीं हमने तो 3 दिन में सामने वाली टीम को स्पिन आउट करना है, स्पिनर पे हराना है। अब वो जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं जैसे जनूबी अफ्रीका है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो जैसे न्यूजीलैंड है, वो भी अब स्पिन खेलने की तरफ तवज्जो देती है। उनको पता होता है कि हमने इंडिया का टूर करना है तो हमने कैसे स्पिन खेलनी है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने उन्हें 3-0 हराया, यही गौतम गंभीर कोच थे। बड़े हार्ड लाइनर हैं और ये समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी नहीं जानता। इन्होंने ये कहा था कि कलकत्ता में मुझे ऐसी स्पिन विकेट चाहिए। 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। पहले दिन उन्होंने तमस्खुर उड़ाया उनके कप्तान का कि ये तो बोना है, इसको तो जल्दी आउट कर लेंगे, इसको तो इसका कद ही नहीं है, इसको जल्दी से आउट दे देना चाहिए। उसी बोने ने, उसी छोटे कद वाले ने बता दिया कि वो कितना अजमत में बड़ा है। 55 रन ऐसी विकेट पे बनाकर, और उसने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला कि उसने रोलर नहीं लिया सुबह जाते हुए, और ताकि पिच खराब हो, इसलिए कि उसे पता था कि मैंने अगर 120-130 रन भी बना लिए तो मैं इंडिया को बड़ा टफ टाइम दूंगा। और अब इंडिया 6 में से 4 टेस्ट हार गया। और जब उनसे पूछा गया गौतम गंभीर से, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसी तरह की पिच का ऑर्डर किया था और ये हमारे प्लेयर खेल नहीं सके। तो जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप उसी गड्ढे में खुद गिरे हो। आपने 3 टेस्ट न्यूजीलैंड से हारे और ये साउथ अफ्रीका से हार गए। तो वाकई भारत ने बड़ा बोल बोला था, उसको बड़े बोल की सजा, बड़ी मुंह की खानी पड़ी। रऊफ भाई, आपने भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, आप तो खैर हमें ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस बता सकते हैं। क्या किसी दूसरे खिलाड़ी को, ख़ासतौर पर जो आपके मुल्क में मेहमान आया हो, उसको ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास करना, कद के बारे में, रंग के बारे में, नस्ल के बारे में, रेसिस्ट कमेंट्स, बॉडी शेमिंग कमेंट्स पास करना, ये स्पिरिट ऑफ द गेम की कितने मुनाफी है और ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है? जी रऊफ भाई। जी रिपीट करिएगा। रऊफ भाई, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि आपने भी तो ऑन ग्राउंड इतनी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, तो ड्यूरिंग द मैच अगर हम ये किसी खिलाड़ी को, कोई दूसरा खिलाड़ी, ख़ासतौर पर आपके मुल्क में अगर कोई मेहमान आया और उसको ये कहा जाए कि तुम छोटे हो या बोने हो या काले हो, या उसकी रंग नस्ल के बारे में अगर कमेंट पास किया जाए, तो ये तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, या फिर आपको लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में खिलाड़ी इस तरह बोल देते हैं? देखिए बिल्कुल, ये एक तो गेम की अखलाकियात के खिलाफ है, एक दूसरा भी मोरालिटी के खिलाफ है, और कभी भी इस तरह के ग्राउंड में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी अपने जो डबल स्टैंडर्ड है उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स हैं बहुत ही र्यूड लैंग्वेज या बिहेवियर उनका होता है, मगर उनकी तरफ जो आईसीसी का रवैया होता है बहुत ही लचकदार होता है। मगर सेम टाइम अगर किसी दूसरी कंट्री का कोई प्लेयर इस तरह की कुछ बात करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है, उसको बैन भी कर दिया जाता है और उसको जुर्माना भी कर दिया जाता है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ बुमराह का और उसके बाद बुमा का, वो बहुत ही अफसोसनाक था। और मेरा ख्याल है कि उनको पनिशमेंट डेफिनेट होनी चाहिए और उनको काफी सारे मैचेस में बैन भी करना चाहिए, ताकि जो गेम है उसकी जो असल स्पिरिट है, उसकी जो असल रूह है, वो बरकरार रखी जा सके। और दूसरा, जहाँ तक इन्होंने जवाब दिया, बुमा ने आउटस्टैंडिंग है, 50 रन की इनिंग एक ऐसी पिच पर उन्होंने खेलकर अपनी टीम को मैच जितवाया है। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो एक्शन है वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एक जवाब था उनकी तरफ से। शायद साहब ऐसे बता दें, क्या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे कोई कार्रवाई होगी बुमराह के खिलाफ, क्योंकि आईसीसी में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैच रेफरी एक्शन नहीं लेता, जब सामने वाली टीम कोई कंप्लेन नहीं करती। 2-3 केसेस में ऐसा हुआ है। एक दफ़ा शाहिद आफरीदी के खिलाफ हुआ था कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद एक्शन लिया था, यानी जिसको हम अदालती ज़बान में सू मोटो एक्शन कहते हैं, वो लिया था और उन्होंने सज़ा दिलवाई थी। लेकिन आईसीसी का सीईओ तो इंडियन है, आईसीसी का तो चेयरमैन वो इंडियन है, वो कैसे एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? एक गाली भी दी उन्होंने बाबूमा को, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट पे कमेंट किया, ये गलत था, गाली भी दी, और वो गाली बाकायदा सुनी जा सकती है माइक पर, स्टंप माइक पर। तो एक तो सबसे बड़ी जो कमजोरी नजर आई वो ये कि जनूबी अफ्रीका ने इसके ऊपर कोई शिकायत नहीं की। उनके बैटिंग कोच एशवेल फ्रिंज से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मैं बार बार उनकी मीडिया मैनेजर को व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा कि बताइए कोई एक्शन, कोई सवाल, कोई कंप्लेंट। उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की। जाहिर है सब लोग भारत से डरते हैं, भारत की माइट से, भारत की आईपीएल से डरते हैं कि हमारे प्लेयरों को फिर आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। बाकायदा इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
और बताना चाहिए। कोई चले आप सजा ना दें, लेकिन आप एटलीस्ट वार्निंग कर दें कि तो आइंदा अगर ऐसा करोगे तो हम बैन करेंगे। एटलीस्ट वार्निंग तो हो सकती थी। बाद में हमने देखा मैच के बाद कि बुमराह बाबूमा के साथ जा रहे थे, उनके गले में हाथ भी डाला, यकीनन उन्होंने बोला होगा, हो सकता है उन्होंने माजरत की, इसलिए कि बुमराह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, बहुत ही नफीस लड़का है, उसने यकीनन नफीस इंसान है, लड़का ही है अभी तो खेल। लेकिन भाई भारत से सारी टीमें बोलना चाहिए ऑफिशियली। जी, भारत से सारी टीमें डरती होंगी, एक टीम नहीं डरती है, उसका नाम है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान टीम ने हर बार जी स्टैंड अपना बड़ा स्ट्रांगली लिया है और अभी तक जी वो जो एशियन ट्रॉफी है वो हमारे पास नहीं, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिस है वहाँ रखी हुई है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं आपने लेनी है तो आप आ जाएं, मुझसे रिसीव कर लें। थैंक यू सो मच राव, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। तो जनाब अगर आप भारत से डरते रहेंगे तो इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे, इसी तरीके से वो चौड़े होते रहेंगे। दूसरा आपने उन्हें हम्बल करना, जमीन पे लेकर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन अब पहले से बड़ा, शानदार, ट्रेमेंडस होगा, जिसमें क्रिकेट के दीवानों को ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिलेगा। क्या बात आप है। सोच रहे होंगे वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ जनाब। पीएसएल में 5 से 6 टीमें हुई और फिर 11वें सीजन में 2 नई टीमों के साथ ये तादाद अब 8 होने जा रही है। यानी कि अगले एडिशन में कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान के अलावा 2 मजीद शहरों को नुमाइंदगी मिलेगी और इस दौर में फैसलाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान, हैदराबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद शामिल है। अब देखते हैं जी कौन सी टीम जो है उसके नाम का कुरा निकलता है और नया प्रोमो जारी किया है। देखते हैं जी पीसीबी ने क्या प्रोमो है ये। अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो गैस कर लें। कमेंट्स में बताना है आप लोगों ने कि कौन सी 2 टीम होंगी। हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आप ये जान लें कि मुल्क भर में चीनी के बेलगाम दाम के बायस अवाम बेचीनी का शिकार है। बेचीनी का शिकार हो गए? तो जब चीनी 200 प्लस मिलेगी तो फिर बेचैनी नहीं, फिर बेचीनी का ही शिकार होंगे ना। आप उस बेचैनी की बात कर रहे हैं। तो जनाब आप कहते हैं ना मिठास चली गई है, कैसे मिठास रहेगी जब चीनी के दाम इतने हो जाएंगे, ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। मुख्तलिफ शहरों में जी चीनी के जो दाम हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पंजाब में सेंचुरी हो गई है। वैसे हम अब इंतज़ार करते हैं हमारे खिलाड़ी सेंचुरी करें, मगर हमारे यहाँ जो खाने के आइटम है वो सेंचुरी कर लेते हैं। पंजाब में हुकूमत ने क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है और किंग कमिश्नर कहते हैं क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। तो क्रशिंग क्या होती है जनाब जी? गन्ना आता है और फिर ज़ाहिर है उससे चीनी बनती है। वो सीजन जी स्टार्ट होना था नवंबर में, आज क्या तारीख है? 16 हो गई है, 17 तारीख है। तो अभी तक जी क्रशिंग सीजन शुरू नहीं। और आप ये देखें कराची में भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मिठास महंगाई की भेंट चढ़ गई है। अवाम को फी किलो चीनी जो है वो 200 प्लस मिल रही है। डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है चीनी की कीमत। एंड नॉट टू फॉरगेट रमज़ान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और हमें ये बताया जा रहा था कि नवंबर दिसंबर क्रशिंग सीजन के पास आके जो है वो चीनी की प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी, बट हम ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं होते हुए देख रहे। और पाकिस्तान में ख़ास से वो वाहिद ही मुल्क है जहाँ पर रमज़ान में खाने अशिया खुरोनोश की कीमतें महंगी हो जाती हैं। चीनी महंगी है, आपका शरबत महंगा। अच्छा भाई, जब क्रशिंग सीजन आता है नवंबर बिलखुसूस ज़ाहिर है ये मंथ होता है, इंतज़ार करते हैं फसलें तैयार हो, उसके बाद क्रशिंग सीजन शुरू होता है। चीनी की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर एक्सपेक्ट ये किया जाता है जी अब तो दाम गिर जाएंगे, बजाय इसके कि हम देख रहे हैं अब दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जी मिकदार वाफर हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। जब चीनी वाफर मिकदार में होगी तो ऑब्वियसली उसके दाम गिरेंगे, लेकिन जब वो क्रशिंग ही नहीं होगी, मार्केट में स्टॉक अवेलेबल ही नहीं होगा, तो फिर दाम बढ़ेंगे भी। अच्छा, जो ग्रोसर एसोसिएशन है, कुछ दिन पहले वो हमारे शो में आए थे, उनके जो अकर्ता धरता है वो क्या कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं उनका दावा क्या था। आपने अभी कहा, जब मैंने आपसे पूछा रमजान आ रहे हैं तो कीमतें कहाँ जाएंगी, आपने कहा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि चीनी की बात कर रहा हूँ। चीनी की मैंने भी आपसे चीनी की सेगमेंट पर बात कर रहे हैं। नीचे आएंगी, ये तो कह रहा है नीचे आएंगी। ये रिकॉर्ड पर आ गए आप लिख लें। सही हो गया। ये रिकॉर्ड पे आ गया है। रिकॉर्ड पे आप देख लें कि मैं पिछले वक्त भी आया था कि 200 होगी, क्या और अभी भी कहता हूं कि आपको 140, 50, 130 में चीनी मिलेगी। 130, 40, वेरी गुड, ठीक है। तो देखें वो ये कह रहे हैं जनाब 120, 130 पे मिलेगी, लेकिन उनके दावा तो मैं नहीं कहूँगी, उनकी इस बात की बुनियाद ये थी कि जब क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये दाम जो है वो गिर जाएंगे। रऊफ साहब जो है, अब्दुल रऊफ साहब हमारे शो में ये कहकर गए थे, लेकिन क्रशिंग नहीं हुई तो फिर दाम कैसे नहीं। तो जनाब फिर जरा
हम रुख कर लेते हैं नुमाइंदों का। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इशरत खान, इसी तरीके से हमारे साथ लाहौर से मज़हर इकबाल हैं और कोयटा से अब्दुल्ला मक्सी हैं। पहले ज़रा कराची का रुख कर लें। हाँ, तो कराची का रुख करते हैं। इशरत, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, चीनी की कीमतें क्या चल रही हैं, सरकारी निर्ख क्या हैं और रिटेल पे किस कीमत मिल रही है चीनी की? जी हाँ, बिल्कुल साइम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट के पास ही मौजूद हूँ, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, चूँकि मार्केट बंद है, चंद दुकानें हैं जो कि खुली हुई है। चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए, वैसे तो चीनी मीठी होती है, चीनी का नाम सुनकर ही मुँह में मिठास आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, शहरियों का यही कहना है कि अब चीनी का नाम सुन के मुँह में कड़वाहट आ जाती है। 190 रुपये से 200, 205 रुपये, 210 रुपये तक पर केजी दस्तियाब है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि आए रोज़ कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी चीनी, इस तरह की तमाम जो आइटम है जो ज़रूरी होते हैं, जो डेली के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, वो महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। और सिर्फ चीनी महंगी होगी तो सिर्फ चीनी ही महंगी नहीं होगी, तमाम आइटम महंगे हो जाएंगे जो मीठे बनते हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, जैसे दूसरे मीठी चीज़ें हैं, वो तमाम। अच्छा, होटल में एक चाय की जो कप की कीमत है वो 80 रुपये है, जबकि कट चाय की, कट से सदफ अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी तो दाढ़ भी गीली ना हो, वो 60 रुपये की आपको मिलती है। जबकि क्रशिंग सीज़न के हवाले से उन्होंने यही कहा था कि सिंध में जो है कि 15 नवंबर से क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सिंध के चंद एक एरिए में इस वक्त क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये क्रशिंग सीज़न 15 से 25 नवंबर का होता है, जो जनवरी तक जाता है, लेकिन पंजाब में इस वक्त क्रशिंग सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो जो चीनी की कीमत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि गन्ने की कटाई का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ख़ासतौर पर एक चीज़ और भी बताऊँ कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जहाँ चीनी बरामद की जाती थी, वहाँ भी बॉर्डर बंद है। ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान, जहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी बरामद की जाती थी, उसके बावजूद बॉर्डर बंद है, चीनी नहीं जा रही, लेकिन चीनी शहर में महंगी है। ऐसा मालूम होता है कि जो मिल मालकान है वो चीनी खुद साख्ता महंगी कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि चीनी जब फसल आने लगती है तो वो गोदामों में रख लेते हैं और प्राइजेस महंगी करते हैं। जब प्राइजेस फुल आपके पीक पे पहुंच जाती है तो उसके बाद चीनी को बाहर निकालते हैं। यहाँ शहरियों का यही कहना है कि खुदरा चीनी कम की जाए। चीनी की जो कीमत है, अभी आपने खुद बताया, उन्होंने कहा था कि जो चीनी की कीमत थी वो 130 रुपये, 140 रुपये, 120 रुपये तक मिलेगी। आप 120, 130 और 140 देखे और कहाँ 200 रुपये देखे के 205 रुपये देखे, 210 रुपये देखे, यानी शहरी कहाँ से खरीदेंगे? शहरी जाएं तो कहाँ जाएं? बिल्कुल सही कह रही हैं इशरत आप। और ज़रा हम लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि पंजाब में अब बताया, जैसे वो कह रही है सिंध में तो किसी हद तक शुरू हो गई, पंजाब में शुरू नहीं हुई है, तो वहाँ पर हुकूमत कार्रवाई का हुकूमत ने ऐलान किया है और ये कहा है कि जो शुगर मिल्स जो हैं वो नहीं करती क्रशिंग का आगाज़, तो उन पर यौमिया 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो मज़हर इकबाल हमारे साथ है लाहौर से। मज़हर, पहले तो हमें दाम बताइएगा, लाहौर में क्या दाम है और भाई क्यों पंजाब में क्रशिंग नहीं हुई? दूसरा सवाल ये होगा मेरा आपसे। जी देखें, इस वक्त जो चीनी की सरकारी कीमत है वो 179 रुपये है फ़ी किलो, और शहर में 180 से लेके 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेट हैं। पंजाब के बाद शहरों में तो ये 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों पोर्टल जो लोकल चीनी का था वो खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत की भी ख्वाहिश थी जो चीनी बाहर से मंगवाई गई है वो फ़रोख्त हो। अच्छा, उसको लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे और इन्होंने मकामी पोर्टल भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफ़ा हुआ बाज़ जगहों पे, और मुल्क के बाज़ इलाकों में ये 220 तक भी गई है। अब लोकल पोर्टल खुल रहा है और क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है। कुछ मिलों ने कल और कुछ ने आज अपनी पैदावार जो है वो चीनी की शुरू करने का ऐलान किया है, उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो अब चीनी आने वाले दिनों में सस्ती होने की आवाम तवक्को तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जब चीनी की कीमत में पिछले दिनों इजाफ़ा हुआ था 40 से 50 रुपए किलो, और फिर उसके बाद चीनी बरामद की गई थी, तो इन्हीं मिल मालकान ने हुकूमत को ये लिख के दिया था कि आप हमें चीनी बाहर भिजवाने की इजाज़त दें, क्योंकि हमारे पास चीनी फालतू है और हम इसकी कीमत बढ़ने नहीं देंगे। ये तहरीरी तौर पर मुआहदा हुआ था, लेकिन उसके बाद
चीनी की कीमत में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। शुगर डीलर्स और शुगर मिल मालकान ने, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी जारी है। अभी तक उस इंक्वायरी का कोई नतीजा सामने नहीं आया, ना ही अभी तक किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। अब हम बात करें क्रशिंग सीज़न की। क्रशिंग सीज़न 1 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन ये फिर 15 नवंबर तक चला गया। अब कुछ मिलों ने शुरू कर दी है, कुछ की आज शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ताख़ीर करते हैं तो इससे चीनी की कीमत भी बढ़ेगी। फिर वो जो गंदम पछेती लगाई जानी थी वो उसका भी नुकसान होगा, फिर वो उसकी बुआई नहीं हो सकेगी। तो इस वक्त जो चीनी का बहरान कुछ दिन पहले था, लेकिन अब चीनी मिल रही है, लेकिन 180 रुपये सरकारी रेट 179 रुपये है। मिल रही है लेकिन सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। 90 रुपये। ठीक है मज़हर इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम ज़रा कोयटा का रुख कर लेते हैं। अब्दुल्ला, हमने तो ये देखा है, इतलात हैं कि कोयटा में तो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है चीनी की कीमतें, 230 तक पहुंची हुई है। क्या सूरत हाल है कोयटा की? सरकारी रेट क्या है और किस रेट पर मिल रही है? बिल्कुल साहब, देखें कि हमारा हमेशा इल्ज़ाम यही रहता था कि जो हमसाया ममालिक है वहाँ पे चीनी स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से जो चीनी की कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इस टाइम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो चीनी का उड़ान है वो जारी है और बेकाबू है, उसको कंट्रोल करना भी, जैसे लाहौर की बात की जाए या कराची की बात की जाए, वहाँ से यहाँ पे कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि क्योंकि जो परचून रेट पे इस टाइम जो चूरा पिसी हुई चीनी, जिसे वो दुबई वाली चीनी कहते हैं, वो इस टाइम जो है ना 220 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है पर केजी। और जो यहाँ पे सही वाली चीनी है, अच्छी वाली चीनी है, वो इस टाइम 240 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। जो परचून की बात कर रहा हूँ, होल सेल में 5 से 10 रुपए का डिफरेंस होगा इसमें। लेकिन ये है कि इस टाइम सूरत हाल तमाम जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, लेकिन ये है कि जो रेट हैं इस टाइम चीनी के यही हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो इस दौरान जो है ना काफ़ी मुतरक हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि चीनी को जितना डंप किया जाए और महंगा करके उसको जो है ना फ़रोख्त किया जाए। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमने ख़ुद साख्ता चीनी को महंगा कर देते हैं और ये सारा बोझ जो मलबा है वो आवाम पे पड़ जाता है, वो गरीब और मुतवस्ता तबका इससे काफ़ी परेशान होता है। तो दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी गैर फ़ाल होती हैं कि चलो चीनी को या दीगर अशिया को जो कंट्रोल करने की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, उस तरह का देखने में नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से शहरी बरहाल हुकूमत वक्त से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाई जाए। जो क्रशिंग की बात की जा रही है, तो क्रशिंग की देखें, पुराना चीनी तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि हालांकि स्मगलिंग भी नहीं हुई है, चीनी बाहर भी नहीं गई है, तो चीनी गई कहाँ, ये भी सवाल करते हुए शहरी नजर आते हैं। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक से। इशरत आपका बहुत शुक्रिया, मजहर आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब देखें ये सूरत हाल है। अब देखें गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि टाइम तो है, सीज़न का आगाज़ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद क्रशिंग नहीं शुरू हुई है। अब ये जुर्माने किस हद तक आगे मजीद जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए जी, यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने आगे हमारा मुस्तकबिल जो है उनके हाथों में, यानी कि आज यौम तलबा मनाया जा रहा है। और आजकल का बच्चा जो है वो बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बचपन में जब हम थे हमारे जहनों में ये फीड कर दिया जाता था बड़े होकर तुमने डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये बड़ी पुरकशिश जॉब समझी जाती है, इंजीनियर बनना है, तुमने बैंकर बनना है, ये बनना है। लेकिन आज का बच्चा क्योंकि AI है, टेक्नोलॉजी है, तो वो कंफ्यूज है कि वो करियर में क्या चूज़ करे, क्योंकि बहुत तेज़ी से दुनिया में तब्दीली आ रही है। अच्छा, और आजकल पेरेंटिंग के तरीक़ेकार में भी तो ये पेरेंट्स को समझाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों पर मुसल्लत ना करें कि उनको क्या बनना है, उनकी जहन साजी ना करना शुरू करें बचपन से। तो फिर कब शुरू करें और फिर बच्चे ये फैसला कब लें, किस पॉइंट पे आके वो ये रियलाइज़ करें कि हमने क्या बनना है लाइफ में, किस फील्ड को ऑप्ट करना है। गुफ्तगू कर लेते हैं माहिर तालीम फ़जर राबिया पाशा से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़जर साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। किस पॉइंट पर तलबा को, स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि अब हमने कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है, या उनको किस पॉइंट पर रहनुमाई देनी चाहिए कि अब आप ये इस शोबे को इख्तियार करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी प्राइमरी टाइम होता है, प्राइमरी एजुकेशन का टाइम होता है,
ये वो टाइम होता है जब बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन आप जब मिडिल एजुकेशन की भी जब बात करते हैं, आपके ग्रेड 6 ग्रेड 7 की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो ये वो टाइम होता है जब बच्चा मैच्योर होना शुरू होता है, उसको अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपके स्कूल से भी, आपके घर से भी आपको एक मुसलसल एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस इन द सेंस ये नहीं कि आपके ऊपर मुसलत किया जाए, जैसे आप कह रहे थे कि आपने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। आपको बच्चे की लाइकनेस और उसको क्या चीज़ पसंद है या कौन सा करियर पाथ वो चूज़ करना चाहता है, कौन से सेक्टर में वो जाना चाहता है, वो चीज़ें वो बच्चा जो है उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन उसको गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए। करियर आपको फ्यूचर में मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो आई थिंक कि वो मैं समझती हूँ कि बच्चा जब 6th और 7th क्लास में होता है तो वो टाइम होता है बच्चे के लिए उस वक्त एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन लेने का। दो कि ये भी होता है कि हम देखते हैं बच्चे कि अपनी अगर पसंद से भी कोई सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं या करियर पाथ चूज़ करते हैं, फिर भी वो लेटर ऑन आफ्टर आप समझ लें कि ग्रेड 10 के बाद भी डिसाइड करते हैं कि अच्छा नहीं, हमने जो ग्रेड 10 तक किया है वो ठीक नहीं था, हमें अपना चेंज करने सब्जेक्ट फील्ड। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब तक आप कॉलेज करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं वो बहुत आपका एक क्रूशल टाइम होता है, बिकॉज वंस यूर इन द यूनिवर्सिटी वो आपको जो है वो बिल्कुल आपके बिल्कुल करियर फोकस्ड हो जाती है। तो आइडियली तो बाहर देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट और उनकी जो है वो फ्रॉम ग्रेड 5 करना शुरू कर देते हैं। तो बाय द टाइम देर इन ग्रेड 6 लॉट ऑफ कंट्रीज़ क्या करते हैं, ये करते हैं कि वो बच्चों को उनकी फील्ड्स के मुताबिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनका जो कैरिकुलम होता है वो बड़ा होलसम होता है, मतलब उसमें हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन होती है, ज़रूरी नहीं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो। दूसरे ये हमारे यहाँ जो करियर काउंसलिंग है ये तसव्वुर है नहीं, इस लेवल पे तो है नहीं, प्राइमरी एजुकेशन में तो है नहीं। अगर जहाँ है भी तो वो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे जो उनसे फ़ीस ली जाती है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो किस तरह गाइड कर सकते हैं कि उन्हें बच्चों पे ये भी ना हो कि जी आप अपनी सोच मुसल्लत कर रहे हैं और उन्हें गाइड भी करना है, उनके लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए उन्हें? देखिए मैं ये समझती हूँ कि जिन पेरेंट्स के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो अब इंफॉर्मेशन इज़ एट योर फिंगर टिप्स। तो चाहे वो स्कूल की हम बात करें, हम पेरेंट्स की बात करें, बहुत अहम है कि पेरेंट्स को ऑनलाइन वो इंफॉर्मेशन सर्च करनी आती हो कि अभी करंट ट्रेंड्स क्या हैं। आपको बेतहाशा सिंप्लीफाइड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स की ज़्यादा नीड होगी। अब जैसे कुछ फील्ड्स होती है ना, जैसे डॉक्टर ने हमेशा डॉक्टर रहना है, राइट, डॉक्टर आप मेडिसिन आप पढ़ेंगे और आप, लेकिन ये होगा कि एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से आपको टूल्स बेहतर मिल जाएंगे, बेहतर से बेहतर आपकी, आप समझें कि आप सर्जरी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, मेडिकेशन में आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए। सिमिलरली इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो ये फील्ड्स, मोस्ट ऑफ दिस फील्ड्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे। और स्पेशली जब हाई लेवल पोजीशंस की हम बात करते हैं, सीनियर लेवल पोजीशंस की बात करते हैं, वो चीज़ें वहीं पे रहेंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बेहतर हो जाएगा और वो आपको सीखना पड़ेगा, आप जो मर्ज़ी फील्ड में आप जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है इंटरनेट पे भी। अगर स्कूल में, जैसे पाकिस्तान में आपने जैसे कहा कि इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि करियर गाइडेंस का, करियर काउंसलिंग का नहीं इतना रिवाज है, गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर पेरेंट्स को ये अपनी मदद आपके तहत भी इस पे करना चाहिए और पेरेंट्स अगर स्कूल्स में मौजूद भी हो तब भी पेरेंट्स को पूरी तरह इंगेज रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। और वो क्या देखते हैं कि उनका बच्चा क्या चाहता है, बड़ा होकर उसने आर्टिस्ट बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, उसने टेक में जाना है, उसने मेडिसिन करनी है, सोशल साइंसेस करनी है। मतलब फील्ड सिर्फ टेक नहीं है, बेशक ये टेक का बहुत ट्रेंड है और हम लोग सारा वक्त ट्रेंड टेक की बात करें, एआई की बात करें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब एआई सीखना या अगर आप सीजीआई आर्टिस्ट बन रहे हैं या अगर आप नॉर्मल टेक्सटाइल आर्टिस्ट बन रहे हैं तो इट्स इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ डॉक्टर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फजर, बहुत शुक्रिया आप। यहाँ पर जी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे बाखबर सवेरा में और इस घंटे का आगाज़ भी हम खेल के मैदान से ही करेंगे। जनाब, पाकिस्तान के जूनियर शाहीन्स ने तो कल मार्का ही मार लिया ना। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को रोंद कर रख दिया, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा, और भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने भारत का दिया गया 137 रन का हदफ
आप ये देखें कि 2 विकेटों के नुकसान पर, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 40 गेंद पहले ही हासिल कर लिया और फिर इसी तरह ये लोग कामयाब भी हुए। नौजवान टैलेंट माज सदाकत, माज सदाकत की बात करते हैं जी। ये नौजवान टैलेंट, इन्होंने ऑलराउंड खेल पेश किया। इन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और बैटिंग में तो भाई कमाल ही कर दिया। सिर्फ 47 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स के लिए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और ज़रा उनकी बैटिंग देखते हैं और आप भी ज़रा उनकी बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होइए। अब भारत की टीम पहले खेलते हुए पाकिस्तानी शाहीन्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पूरी भारतीय टीम 136 रन पर ढेर हुई। शाहिद अजीज, साद मसूद और माज सदाकत ने भारत के छोटे सुरमाओं को टिकने ना दिया। माज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो भी करार पाए। तो माज सदाकत कल बड़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, आ गए और छा गए। चलें जी, जरा विकेटें भी देख लेते हैं हम किस तरीके से गिरी हैं इंडिया की विकेटें है, क्योंकि उनके यहाँ जिस तरह से पूरा एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से उनके यहाँ से प्लेयर्स आते हैं, ऐसे में हरा देना बड़ा कमाल है। तो चले जी, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी शाहीन्स के कप्तान इरफान खान और मैच के हीरो जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया, माज सदाकत हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ज़रा हम कैप्टन से आगाज़ कर लेते हैं, फिर हम माज की तरफ भी आएंगे। तो इरफान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जी डिसाइड किया पहले बॉलिंग करने का और फिर आपने उन्हें बड़े कम रन्स तक महदूद कर दिया। ये फैसला जी बड़े बड़े कैप्टन जो है नहीं ले पाते हैं, बट क्या सोच के आपने ये फैसला किया था? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बस एक प्लान था और उसी को एग्जीक्यूट किया। 1-2 दिन से हम वर्क कर रहे थे, एनालिस्ट साहब भी वर्क कर रहे थे और कोचेस के साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही थी। तो हम ये पिछले 1-2 दिन से प्लान कर रहे थे उनकी बैटिंग के अगेंस्ट, इवन उनके बॉलर्स के अगेंस्ट, तो उसी को एग्जीक्यूट किया और इस तरह अच्छे नोट पे उसको फिनिश किया। और माज, आप ये बताएं, आपने तो भारत का सारा गुरूर ही खाक में मिला दिया। जब चौके और छक्के लगा रहे थे तो कितना एंजॉय कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल एंजॉय तो करते हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा मैच में आप अगर एंजॉय करते तो आपको प्रेशर भी नहीं आते और अपने गेम पे फोकस करेंगे और वो उसको एंजॉय करें। तो उसी तरह एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिले। लेकिन आप सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे थे, बड़ी आपने स्किलफुल जो है वो इनिंग खेली। मुझे ये बताइएगा, जब आपकी बैटिंग देखी जाए तो ऐसा लग रहा था आपको कोई बॉलर जो है परेशान नहीं कर रहा है, तो वाज दैट द केस? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी और आप प्रेशर फील कर रहे थे? बिकॉज ज़ाहिर है भारत के अगेंस्ट मैच था, लेकिन ऐसा हमने देखा कोई बॉलर ने आपको परेशान नहीं किया, तो क्या राज था इसके पीछे? नहीं यार, बिल्कुल ऐसा तो ख़ास नहीं था, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सिंपल रखे और इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत किए। जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरा बैटिंग है, उस पर कोशिश कर रहा था, उस पर रहूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। और इरफान, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास साद मसूद, फिर माज ने 2-2 शिकार किए। मतलब भारत को मैं देखा कि स्कोर तक महदूद करके रखा। क्या स्ट्रेटजी थी वैसे? क्या किस प्लानिंग के तहत आप लोग उतरे थे ग्राउंड में? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई है। आपको आवाज़, अच्छा माज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर नज़र डालें तो 3 विकेटें जो थी वो जनाब हमने देखा कि साद मसूद ने विकेट्स हासिल की, माज ने 2 शिकार किए, शाहिद अजीज़ ने 3 विकेट्स ली। तो बॉलिंग स्ट्रेटजी क्या थी? किस स्ट्रेटजी के तहत आप लोग ग्राउंड में उतरे थे? जी बिल्कुल, हमारे सारे बॉलर अच्छे और जो हमने प्लान किया कोच से, जो हमें प्लान दिए तो सब ने उस पर अमल करने की कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर रिजल्ट मिला। और अगर आप हमारे बॉलर्स को देखें, जिसको भी जिस टाइम भी ओवर देता है वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा से अच्छा वो देता है रिजल्ट, तो इतना ख़ास वो चीज़ नहीं है। अच्छा इरफान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है अब आपका नेक्स्ट मैच आई गेस यूएई से है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? और फिर ज़ाहिर है हो सकता है आपका फ़ाइनल में टाकरा, हम तो दुआ गो इंशाल्लाह हो भारत से हो जाए, तो स्ट्रेटजी जी आप पिच कंडीशन देख के या टीम कॉम्बिनेशन देख के तब डिसाइड करेंगे, या आपको लगता है जी कि टीम इस वक्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ओवरऑल, तो यही कॉम्बिनेशन जाएगा? देखें, टीम तो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं 15 के 15 प्लेयर्स मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और 15 के 15 अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कंडीशंस के हिसाब से हम टीम बनाते हैं और अपोजिशन को देख के टीम बनाते हैं। जो भी टीम को स्टंट सूट कर रहे होते हैं प्लेयर्स, हम कोशिश करते हैं अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएं ताकि टीम को फायदा हो।
ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले हम बात कर रहे थे जी, शाहीनों ने हरा दिया है भारत को और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमारे साथ माज सदाकत मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ इरफान मौजूद है जो कैप्टन है टीम के। तो माज, आज आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आपने ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 3 ओवर्स में 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। तो आपकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। कितने में से आप मुतमईन हैं या हम आपसे और भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले मैचेस में? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जिस तरह अगर आप पहले बॉलिंग की बात करें तो मेरा सिंपल प्लान था कि अच्छी जगह पे बॉलिंग करूं और वही प्लान था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। और अगर आप बैटिंग की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह मेरा बैटिंग है जो मैं करके आया हूं तो वो प्लान किया था और उसकी जो मेरा नेचुरल गेम है उस पर रहूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो टारगेट था तो वो ऐसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आ गया। अगर जो गलती मैंने इसमें की है थोड़ी बहुत तो उसको कम करने की कोशिश कर और बस यही सिंपल है। क्या बात है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब बेयर मिनिमम पे आपने कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी है। वेरी नाइस। इरफान, आपकी तरफ आऊँगा। अगर फॉर इंस्टेंस भारत से आपका फाइनल में टाकरा होता है आपकी टीम का, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें? किस हिकमत अमली से उतरेंगे ग्राउंड में? प्रेशर अभी से बनना शुरू हो गया, आप ये देखें। जी बिल्कुल, यही कोशिश होगी कि इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए क्योंकि अभी हमारे जो अर्ली हमने बॉलिंग ओवर की एग्जीक्यूशन अच्छी थी, उसमें जो हाफ हार्टेड चांसेस थे वो हम अवेल नहीं कर सके। तो कोशिश करेंगे कि अगले जो मैचेस होंगे उसमें हम मैक्सिमम जितने भी हों सारे लाइक जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफेक्ट करें। ठीक, इंशाल्लाह। और इरफान, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, भारत से जब हमारा मैच होता है तो ज़ाहिर है हमारी जो कौम है, एक तो हमारे अंदर क्रिकेट को लेके पैशन बहुत है, दूसरा भारत के साथ जब मैच हो तो वो एक अलग ही किस्म का टाकरा बन जाता है। फिर हालिया जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मार के हक में फ़तह हासिल की है, उसके बाद तो मज़ा ही अलग है भारत से जीत का। तो कैसा लगता है भारत के साथ मैदान में उतरते हुए? प्रेशर होता है या क्या होता है आपके माइंड में उस वक्त? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं था। हमें एक जज्बा था कि हम खेल रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। 24 करोड़ अवाम हमारे पीछे थी, तो हमें बड़ा प्राउड था और हमारे जितने भी प्लेयर्स थे किसी में प्रेशर नहीं था। सब जोश में थे और जज्बे के साथ थे और सारे बाकी जो उनकी स्किल्स थे उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया और कोशिश यही थी कि अपनी कौम के लिए एक अच्छी फतह। माज, आप बताएं, कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आपने, तो अगर भारत के साथ फाइनल में टाकरा हो गया आपका, नो प्रेशर, वैसे ही आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो फिर दोबारा से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, प्रेशर तो खैर ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सिंपल रखा है और ये मेरा खुद अपना ड्रीम था कि मतलब अगेंस्ट इंडिया अगर मैं मैच खेलने का मौका मिले तो मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए मैच जीतूँ पाकिस्तान की। क्या बात है। थैंक यू सो मच मास, थैंक यू सो मच इरफान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड हम दुआ गो हैं आपके लिए कि आप इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। और जनाब, हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अब टैलेंटेड पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एरोस्पेस और खलाई साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना। खेल के मैदान से आप खला में निकल, मैं सीधा खला में निकल गया क्योंकि मैं वहाँ से भी आपको खबर देना चाह रहा हूँ। दुनिया तेज़ी से, आपको पता है कि खलाई साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में अब खित्ते में स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ मरकज़ बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। गुज़िश्ता बरसों में स्पेस साइंसेज में अहम पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान आलमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने जा रहा है। और वो किस तरह से बनाने जा रहा है? बिल्कुल, इसी सिलसिले में हमने देखा जी, कल से आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और तर्जमान स्पार्को के मुताबिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आईकास्ट 2025 में 25 ममालिक के माहिरीन जो हैं और साइंसदान हैं, खलाई इदारे शिरकत कर रहे हैं। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के साथ अहम मुआहदे होंगे। तो क्या क्या होगा, क्या हम इस हवाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आईकास्ट कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर नजम अब्बास नकवी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा आईकास्ट 2025 इसके अहदाफ क्या हैं, क्या मकासद है,
फर्स्ट टाइम क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है या माजी में भी इस तरह के इवेंट्स होते रहे? बहुत शुक्रिया। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोपार्को की एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन स्पेस, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक कॉन्फ्रेंस करता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस साल इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस को, क्योंकि एक खिलाई इदारा और एक यूनिवर्सिटी दोनों के अहदाफ एक ही हैं, तो इस साल इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस को जम कर दिया गया और अब एक बड़े लेवल पे पाकिस्तान की ये वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन जारी रहेगी और ये कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद नेशनल और इंटरनेशनल ऑल स्टेक होल्डर्स रिलेटेड विद द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्हें एक जगह पर लेकर आना है, वहाँ पर बाहमी ताउन की बात करनी है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात करनी है और कोलैबोरेशंस की बात करनी है। क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस तभी तरवीज पाती है जब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं। और डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस इवेंट जो आईकास्ट 2025 होने जा रहा है, इसके दौरान कौन कौन से आलमी इदारों के साथ अहम मुआहिदों पर दस्तखत की उम्मीद है? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सोपार्का, जो कि पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो वाहिद इदारा है जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करता है, इन दोनों के बाहमी इश्तराक से ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके साथ हमारे साथ इज़नेट जो कि इस्लामिक नेटवर्क है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आईसेस्को जो कि मुस्लिम ममालिक का एक इदारा है जो एजुकेशन पर काम करता है, और उसके साथ एप्सको जो एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन है, ये काम करते हैं। हम सब ये इदारे मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और इसमें 25 ममालिक से ज़्यादा के लोग, जिसमें साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और हायर अप लीडर्स आ रहे हैं। तो इन तमाम ममालिक के साथ किसी न किसी किस्म की जो कोलैबोरेशंस हैं वो होंगी, उनमें मुआहिदों में साइन होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें पेपर्स भी पढ़ रहे हैं और अपने रिसर्च आर्टिकल्स शेयर कर रहे हैं। इसमें 12 से ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रही हैं जिन वर्कशॉप्स में स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ट्रेन होंगे। तो इस तरीके से जब इसमें पैनल डिस्कशंस भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, प्लानरी सेशंस भी हैं, तो ये तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये मिलकर जो एक तस्वीर बनाएंगे वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर होगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी कल परसों हम देख रहे थे कि तेहरान के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वहाँ पे पानी की इतनी शदीद किल्लत हो सकती है कि तेहरान को इवैक्यूएट ही करवाया जा सकता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या पानी को लेकर, क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, कुदरती आफ़ात, ये बड़े ऐसे अब हमारे लिए चैलेंज बन गए कि इनके लिए, इनसे निपटना जो है अब प्रैक्टिकली हमें कुछ करना होगा। बात सिर्फ सेशंस, गुफ्तगू, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम तक नहीं रह गई है, हमें एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इन इशूज़ को एड्रेस करेगी? जी बिल्कुल। देखिए कि साइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरवीज पाती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है। साइंस और तहकीक एकदम से नहीं हो जाती। अगर आप अपने अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री के सिर्फ पिछले 2 साल देख लीजिए तो 2024 में सोपार्को और IST ने एक ल्यूनर मिशन लॉन्च किया, उसके बाद एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ, फिर एक सार सैटेलाइट लॉन्च हुआ और एक अभी जो है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हुआ। तो अगर आप ये देखें तो ये जो तीनों सैटेलाइट्स हैं जिनका ताल्लुक अर्थ ऑब्जर्वेशन से है, इनका मकसद ही ज़मीनी आफात को जानना, उसके बारे में डेटा लेना, उस डेटा को एनालिसिस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना। और जैसे आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और जब हम ये बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हाउ द स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर अचीविंग UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ बातों से कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन इन्हीं बातों से वो रास्ते निकलते हैं, रिसर्च की नई जहतें खुलती हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हम इन एरियाज़ में कैसे काम कर सकते हैं। और जब हम एशिया, अफ्रीका, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ जब हम मिल के बैठेंगे तो हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम
प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे और हम सही। उन प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे जिसमें हम स्पेस रिलेटेड डेटा को पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है, Thank you बिल्कुल। very थैंक यू much, सो मच Dr. डॉक्टर नजम अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। यकीनन ज़ाहिर है इन सेशंस का मकसद ये होता है कि दूसरे ममालिक के एक्सपीरियंस से या जो उनके तजर्बात हैं उससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो बहुत कुछ है जो इस फील्ड में करना है। अच्छी बात है कि इसका आगाज़ हो रहा है, 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बिल्कुल जनाब। अच्छा जरा मूविंग फॉरवर्ड, ज़रा हम भारत को डिस्कस कर ही रहे थे खेल के मैदान में, जब हम बातें कर रहे थे उस खेल के पर्सपेक्टिव से, बट अब आप ये सुने ज़रा कि भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दावा क्या किया। दावा किया है कि दिल्ली के लाल किले धमाके के खुदकश बमबार के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार कर लिया गया और इसको ना बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ी पेशरफ्त, जिस तरह गोदी मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग करता है, बड़ी पेशरफ्त कह के इस चीज़ का ऐलान किया गया कि साथी को, लाल किला वाला जो खुदकुश बमबार था उसको साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब हाँ, और उसकी डिटेल ज़रा जिस तरह उन्होंने बताई है, NIA ने कहा है कि जी आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया है, उसे खुदकुश बमबार का साथी करार दिया गया है। उसके नाम पर कहते हैं जनाब की 2 कार रजिस्टर्ड थी जो कि धमाके में इस्तेमाल हुई, जबकि मोदी सरकार का जो आप कह लें कि उनका जो क्लाउन मीडिया है, उसी आमिर रशीद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को चला चुका है। अब आप यहाँ पर इनकी खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। अब समझ से बाहर है कि 11 नवंबर की गिरफ्तारी को 16 नवंबर के जो वाक़या पेश आया उसके तौर पर क्यों उसे पेश किया जा रहा है, मतलब ये कोई क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है? हाईलाइट कर करके टिक्कर चला रहे हैं, कारनामा, बड़ी पेशरफ्त और जैसे बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो गया। बट आपके पास तो वो 11 नवंबर को ऑलरेडी आपने खबर चलाई थी कि वो तो अरेस्टेड है बंदा, मतलब फिर इसमें व्हाट वाज न्यू इन इट? क्या कोई नई साजिश है, नया प्रोपेगेंडा होने जा रहा है? बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ज़रा, ये गुत्थी सुलझाइएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जो बैक डेट में जो खबर आ चुकी उसको अब जो बाद में काम हुआ उससे जोड़ा जा रहा है, तो ज़रा इसको ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा कि कोशिश क्या है इनकी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा जो पहलगाम का वाकया हुआ था, ये कोई लिंक नहीं जोड़ सके थे किसी चीज से। आखिर में इन्होंने इनकाउंटर्स करने शुरू कर दिए वहां पे, ये बताने के लिए, और लोगों के घर जलाने शुरू कर दिए और तबाह करने शुरू कर दिए। ये कभी भी ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। लार्जली आपको पता है ये सारे का सारा ये बाय डिजाइन खुद करवाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जो इन्होंने कहा है जी कि हम बंदे पकड़ रहे हैं, बंदे तो इन्होंने पहले भी पकड़े हुए थे ये, लेकिन अब लोगों को वो इतना, जिसको हम इंडिया में कहते हैं गोदी मीडिया, वो इतना ज्यादा बड़ी आवाज में ये बात करेगा जनाब के हमने बंदा पकड़ लिया और हमें बंदा ट्रेस हो गया। लोगों को ये कोई उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आप ये जो बंदा पकड़ा ये तो पहले ही आपने पकड़ा हुआ था, तो इसको अभी क्यों पकड़ा है? देखिए, इसको टेक्निकली आप देखें, ये जो इंडिया की जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स है ना, ये उनके खिलाफ एक जंग नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। पहले ये क्या करते हैं, उनके हकूक नहीं देते उनको, उनके अब देखिए इन्होंने घर जलाने शुरू कर दिए हैं, घर तबाह करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, क्या वहां पे अदालतें नहीं है? एक बंदे ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका घर, उसकी फैमिली को क्यों ये सजा दी जा रही है? और एंड देन अबव ऑल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब ये मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे विद इन इंडिया, और मिडिल क्लास मुसलमानों के। और कल से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी बांग्लादेश भी इसमें मुलव्वस है, जी तुर्की भी इसमें मुलव्वस है। तो जो ये एंटी मुस्लिम रैंट एक एस्टैब्लिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं विद इन इंडिया, अब सारे के सारे मुसलमान जो है वो अपोलोजेटिक उनको करेंगे। उनको नहीं चाहते कि ये मिडिल क्लास इमर्ज करे, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं या कश्मीर के अंदर हैं वो अच्छी पोजीशंस में आए। वो समझते हैं कि इनको दबा के रखें, जैसे एक लोअर क्लास इन्होंने क्रिएट की मुसलमानों की, इसी तरह मिडिल क्लास को भी उन प्रिविलेजेस जो इंडिया के अंदर हैं उनसे दूर रखें, और ना ये पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। इनको इतना तंग करो कि अगर वो जब इनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करें तो उनको दहशतगर्द करार दे दो। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारे ड्रामे का बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी जो उसका एम है वो इस्लामोफोबिया के ऊपर मबनी है, और वही बीजेपी सरकार की फाशिस्ट जो एक पैटर्न है उसी के तहत अब ये मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने जा रहे हैं। जी, और देखिए, इस्लामोफोबिक जो इनका नैरेटिव है वो पूरी की पूरी सोसाइटी बाय करती है, और फिर हुकूमत की तरफ से अभी देखिए, अब जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, वहां पे बीजेपी जो है किसी मुसलमान को सीट नहीं देती।
और अभी ये बिहार का इलेक्शन हुआ है, वो कहते हैं हम नहीं सीट देते मुसलमानों को। पहले होता था कि बीजेपी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर एक आधा मुसलमान जरूर जो है वो मिनिस्टर होता था या उसको टिकट दी जाती थी, उन्होंने बंद कर दी है। ये प्योरली एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है उनको, और जो उनका नेक्स्ट टारगेट है वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको रेडिकलाइज करो, उनको इतना तंग करो उनकी नौकरियों में, उनकी यूनिवर्सिटियों में। अब वो एक फलाह यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी क्योंकि इसके ऊपर भी टारगेट करो, इसके ऊपर FIR दर्ज कराओ। तो पूरे का पूरा जो मुस्लिम जो मुसलमानों की जो जिंदगी है उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। अब देखें, इमेजिन करें, वो कह रहे हैं जी बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है, वो क्योंकि इनके बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, डरते हैं इस दफा, क्योंकि एक तो जारी बात है मई में जो जंग हुई उसके नुकसानात तो उनको पता क्या हुए थे। दूसरी बात यह है कि उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं तो अमन की बात करता हूं, तो उससे भी डरते हैं। सो उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि घर के अंदर अपने ही मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाओ, इनको साइडलाइन करो और अस वर्सेस देम करो, और हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में रहे, हिंदुओं को पता लगे कि वो सही ट्रैक पे हैं, वो सही रास्ते पे हैं, वो उनकी डायरेक्शन ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ठीक है, और मुसलमानों को अपॉलोजेटिक बनाओ, उनके अंदर ये जो एक गिल्ट डालो मुसलमानों के अंदर, उनको गिल्टी बनाओ, उनका कॉन्शियस डर और खौफ की सियासत वहां पर की जा रही है। जी, खौफ डालो मुसलमानों के अंदर, मुसलमान जहां भी जाएगा वो डरेगा, उसको कोई नौकरी नहीं देगा, उसको कोई घर नहीं देता। देखिए सबसे बड़ा, उसको मुसलमान को बिहार के अंदर, बड़े शहरों के अंदर कोई घर नहीं दे रहा किराए के ऊपर, ये जानते हुए कि कल को जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है वो सामने आ जाएंगे और उन लोगों को जो है वो कहा जाएगा कि इस मुसलमान को निकालो वरना हम तुम्हारा घर जला देंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है, और हम ये देखते रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा कि भारत ये दावे करता है शाइनिंग इंडिया, जी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का ये हाल है कि अपने मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर अक़लियतों के हुकूक, उनके हक़ खुद इरादियत को सल्ब किया जा रहा है। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से दिया उदास। वेलकम बैक जनाब। और अब आपको चले जी, अब जरा हम बढ़ते हैं बड़ी स्पेशल सेगमेंट की तरफ। और आर्ट्स काउंसिल में आपको पता है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इस वक्त जारी है। दुनिया भर के आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। तो आज हमने अपने शो में जिन दो टैलेंटेड गेस्ट को बुलाया है उनका ताल्लुक केन्या से है और जबरदस्त जी इनका टैलेंट है। वी आर ऑनर्ड टू हैव देम बोथ ऑफ अस टुगेदर। थैंक यू सो मच लिबाई द सिंगर, द सॉन्ग राइटर, एंड कुमारा द गिटारिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू टू कम टू आवर शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू कराची। I'll start with you first. So is it your first visit to Pakistan? Yes, it is my first visit to Pakistan. Actually, both of us, and also to Asia. Like Pakistan is our first country that we're visiting in Asia. That's really? The first introduction of Asia. Yes. And how is the experience going as still? Wow. So far, so good. Wonderful. Where do we begin? Where do we begin? Is like it's. Tell me about the food. The food. We love the food. My favorite is biryani and lassi. That's my favorite. And puri. And puri as well. And biryani. Wow. Biryani and puri. We all love biryani and puri. I really love chicken, so here I get to eat it like spicy. in plenty. Chicken tikka and different flavors. Yes. Okay, what brought you to Karachi to perform in World Culture Festival? Yeah, so we came to Karachi to be a part of the World Culture Festival, all thanks to the Arts Council of Pakistan. The president, the team, Arman, Mohammed, we met in Kigali actually in a festival in Rwanda, and we were all playing there, and then they extended an invitation to come and play in Karachi, and here we are. We've come to tell the Kenyan stories, African stories, and just the world and how we see the world. Yeah. And we can see, like, I really like your attire, you know, representing your culture, Kenyan culture. What is it called, by the way? This is called kitenge. It's a fabric that has different prints and patterns. Okay. And does the color represent something? No, the colors, the patterns are very different. You just pick the color that speaks to you, I guess. Okay. Yeah. Okay. And we would love to hear you play something. Play something for us. And could you share any song which you feel that truly represents your culture and your music? Yeah.
We will play a song called Asubui, which is basically a representation of how our community is like. Okay. Very vibrant, Okay, I'm happy excited. people, warm people. And also that's what we're getting in Karachi. nice. Wow. So Asubui means morning. It means morning. Yeah, Morning, Yeah. morning. Yeah. Asubuhi kabla ya jogoo kuwika, kama ubongo yaleta mawazo matamu na ndege wanatuimbia nyimbo za kufurahisha. Jua yatua, mwangaza ya kuja, ua harufu yatoa. Asubuhi kama upepo mkali yapita, harufu tamu yapita, naona furaha nyusoni, wamezubana waonacho. Jua yatua, mwangaza ya kuja, ua harufu yatoa. Jua ya kuja, mwangaza ya kuja, ua harufu yatoa. Huu ndio mwendo wetu, huu ndio mwendo wetu. Huu ndio mwendo, huu ndio mwendo, huu ndio mwendo wetu, aye. Huu ndio mwendo wetu, huu ndio mwendo wetu. Huu ndio mwendo, huu ndio mwendo, huu ndio mwendo wetu. Wow, The amazing, mo- lovely. I felt like I'm somewhere in Exactly. Africa. The moment you you started know? singing, I was in awe. I was stunned. Wow, you so don't need much. auto-tune. You have It such a was so melodious cute. voice. Yeah. Thank you. Thank you. What is this, Liboy? So this is an instrument called kalimba. Okay. It is from Kenya, Okay. mostly the coastal region of Kenya. All right. It is made of the wood and then the metal, and this is how it sounds. And how- Very nice. So you sync it with the guitar? Yes. Yeah. Can you play it for us? Do you have any other piece in mind to share with us? Any other song? Yes. Oh God, you're so good with the guitar. बहुत शुक्रिया. He knows a little bit Urdu. Shukriya, and she knows as well. Nice. Very nice. Kimya mama wewe usikie, vunja kimya wewe, vunja kimya mama wewe usikie. Ayaye, ongea, ongea wakusikie. Ayaye, ongea, ongea usiogope. La la li la 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 li le li le. La la li la 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 li le li le. La la li la 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 li le li le. Ayo eri teri re. La la li la 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 li le li le. Very nice. Wow. Your guitar playing is so captivating. Nice, very nice. Wow. How Amazing, nice. amazing, How nice, amazing. guys. Hats off So, to you Kumara, guys. how long have you been Most together? This is the 4th year now. Okay. 4 years. 4 We've been years. playing 4 years. together for 4 years in Kenya.
we also have other musicians in Kenya who we play with, but they were not able to join us here. Yeah. And Libo, what do you think? How important is World Culture Festival as a platform to bring all the ethnicities, all the culture across the world, all the art together on one platform? To be honest, it's important because, like I've been sharing with a lot of people I've met here, the world has a certain view of each other, right? In Kenya, we have a certain view about Pakistan. But then the fact that we're here, we're able to experience things firsthand. And it is so lovely. It is not what we see on the news, on the TV, on social media. It is quite the opposite. So these are things that people need to see, and the culture, this World Culture Festival is enabling us to see that. And also the people in Pakistan are able to experience our cultures. They know that Kenya exists. They know that, you know, we have vibrant people, vibrant music. We share, we exchange the cultures. It's very important. And we've been able to meet other artists from different parts of the world as well. Amazing. So it's also a good opportunity for us to connect with the larger audience. How amazing, nice amazing. is that? Lovely to have you both very together with much. us. Thank you. Thank you so much for coming in our show, and shukriya. we're looking forward to have your performance again and again, and we will wish you come back soon. We want to come back here again. We would love to host you Inshallah. guys. Thank you. Any very Urdu much. word Thank you. as a message? Anything you want to say in Urdu as a message? बहुत शुक्रिया. Pakistan. Yeah. Initially you said Assalamu alaikum. अस्सलाम मेरा नाम लिबोय है, मैं केन्या से आई हूँ. मेरा नाम कोमोरा है, मैं केन्या से आया हूँ. How lovely. Thank you so much. Thank you for coming. Thank The you boy very and Komora, बहुत शुक्रिया भाई. देखा आपने कितनी जबरदस्त अमेजिंग परफॉर्मेंस जारी है. अगर आप नहीं गए तो आप जाएं जी. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है अभी कराची कई में. रोज तक जारी रहेगा. 39 दिन का इवेंट है और आपको बहुत से लोगों से मिलने का, बहुत से कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. सो दिस इज द राइट टाइम. गो ग्रैब योर टिकट्स. मतलब मोस्टली तो फ्री भी आप जा भी सकते हैं फैमिलीज के साथ. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, तो इसी के साथ हमें दें इजाजत. मुलाकात होगी आपसे एज सून एज पॉसिबल एज वी कुड. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.